हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा आ गए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर। ये हमारी तीसरी क्लास है, इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, हिम्मत आपको बिल्कुल भी नहीं हारनी, ठीक है। बहुत लगन से और धैर्य के साथ मेहनत करते हुए चलनी है ना। चलिए, हमने 200 तक प्रश्न आपको करा दिए हैं। अब ये है 201 संख्या, हम 201 पर पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक दर्जा प्राप्त है। तो बेटा देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है। कितनी? 22 भाषाओं को। प्रश्न संख्या 202, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषा कौन सी है। तो बेटा देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई वो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ठीक है। प्रश्न संख्या 203, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो बेटा देखिए, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। प्रश्न संख्या 204, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो बेटा देखिए, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित जो द्रविड़ भाषा वो है तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। प्रश्न संख्या 205, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो देखो बेटा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना। प्रश्न संख्या 206, सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो बेटा, सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। प्रश्न संख्या 207, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो बेटे, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 208, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। तो बेटा ये दिया था मिश्र बंधुओं ने अपने नवरत्न में। किसने दिया था? ये मिश्र बंधुओं ने दिया था। किसमें दिया था? अपने हिंदी नवरत्न में। प्रश्न संख्या 209, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की। तो देखिए बेटा, सर्वप्रथम किसने? फाहियान ने भारत यात्रा की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 210, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। तो बेटा देखिए, यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 211, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो बेटा, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। प्रश्न संख्या 212, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो बेटा, इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास जी। देखिए बेटा, अगर आप करते करते ऊब रहे हैं तो मैं आपको एक ये लाइनें बताती हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, माटी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब कनकता है, और सोने सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बच्चे हैं। आदम मतलब आदमी के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत धैर्य धारण करके आप लोग लगे रहिए बेटा, आपका नंबर पक्का कंफर्म आएगा, लेकिन ईमानदारी से। और आप ईमानदार हैं नहीं, ये आप जानते हैं और ऊपर ईश्वर जानता है। प्रश्न संख्या 213, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे जी का पूरा नाम है बेटा। ये कई बार क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 214, 214 कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे। तो देखिए बेटा, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भूमध्य सागर के निवासी थे। कहाँ के? भूमध्य सागर के। प्रश्न संख्या 215, सिकंदर का सेनापति कौन था। तो बेटा, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न संख्या 216, सिकंदर किसका सदस्य था। तो बेटा, जो सिकंदर था वो अरस्तु का सदस्य था, ठीक है। प्रश्न संख्या 217, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी। तो देखिए बेटा, जो सिद्धों की रचनाओं की जो काव्य भाषा थी वो थी देश मिश्रित अपभ्रंश, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रश्न संख्या 218, सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्माल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है। तो बेटा, ये सूरदास जी की है ना।
सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नयन विशाल। एक सुंदर किशोर लड़का जो देखने में बहुत ही सुंदर था, उसकी चंचल नेत्र। चंचल नेत्र किसे कहते हैं बेटा? एक तो बहुत सुंदर नेत्र है, ऊपर से इधर उधर देख रहा है बच्चा, उसे कहते हैं बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कर मुरली, हाथ में उसकी मुरली थी और मोर पंख उसके सर पे लगा हुआ था, और उसने पीताम्बर पीले वस्त्र धारण किया था, और उर में, उर मतलब गले में माला को पहना हुआ था, ठीक है। सूरदास जी थे इसके रचयिता। प्रश्न संख्या 219, सुभाषितवली के लेखक कौन है? तो बेटा मयूर है सुभाषितवली के लेखक, ठीक है। प्रश्न संख्या 220, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो बेटा स्कंद गुप्त जी ने कराया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। प्रश्न संख्या 221, अब ये कह रहे हैं सुहाग के नूपुर रचयिता कौन? नूपुर के रचयिता कौन है? ये रचना है सुहाग के नूपुर, इसके रचयिता अमृतलाल नागर। कौन है बेटा? अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 222, सूरदास के गुरु कौन थे? बेटा सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। कौन? वल्लभाचार्य जी। देखिए प्रश्न संख्या 223, तुलसीदास का व्याकरण कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो है बेटा रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष का वर्णन किया गया है, वो क्या है? तुलसीदास जी का व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 224, अब ये कह रहे हैं तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो बेटा तुलसीदास ने सर्वविदित रामचंद्र जी का ही वर्णन किया है प्रश्न अधिकतर रचनाओं में, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। प्रश्न संख्या 225, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है तोड़ती पत्थर। प्रश्न संख्या 226, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो बेटा जैनेन्द्र कुमार की रचना है। कौन सा? त्यागपत्र उपन्यास किसकी है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। प्रश्न संख्या 227, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो बेटा यथार्थवादी कविता है। यथार्थवादी कविता हम किसे कहते हैं? जो जीवन के सत्य पर आधारित होता है। आप अभी भी निकलना जरा, आप अपने घर में बैठ के मोबाइल फोन लेके पंखा चला के तब ये पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हाय हमें कितना काम करना पड़ता है और हमें ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप उन लोगों को जाकर देखो बेटा जो पंखे में बैठ के पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जाके पत्थरे तोड़ रहे हैं, ईंट पाथ रहे हैं। भट्टे पे जाना, इतनी स्त्रियां, इतनी लड़कियां आपको मिलेगी, वो बेचारी वहाँ काली हो गई हैं काम कर करके, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत है, लेकिन धूप जब लगती है ना, सुबह से जब धूप लगती है चमड़ी के ऊपर, तो कितनी भी गोरी चमड़ी हो काली हो जाती है। आप ईश्वर का शुक्र मनाइए कि कमरे में बैठ के मोबाइल फोन लेके आप ये सब पढ़ रहे हो और देख रहे हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए और बहुत मेहनत से करिए, और जब आप सक्सेस हो जाएं तो अपने जीवन में किसी एक बच्चे की मदद करना, ताकि वो आपको जीवन भर याद रखे, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 228, ये क्या करें? दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। फिर से पढ़ते हैं, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बेटा राहुल सांकृतिक ज्ञान जी है इस पंक्ति के रचनाकार। प्रश्न संख्या 229, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो बेटा भक्ति रस को कहा गया है इन्होंने कि भक्ति रस को मान्यता मिली है। हालांकि उसमें करुण रस कूट कूट कर भरा है। देखिए आप देख लीजिए, जब रामचंद्र जी जाते हैं 14 वर्ष तक करुण रस ही चलता रहता है। उसमें वीर रस भी है, लेकिन करुण रस से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शादी के बाद आप देखिए, पहले तो जो हमारी वो होती हैं राजा दशरथ होते हैं, उन्हें बच्चे नहीं होते हैं, करुणा में तीनों रानियाँ परेशान होती हैं। उसके बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं, सबके बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ करुण रस का, वात्सल्य रस का इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। उसके बाद जब सीता स्वयंवर होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन है। उसके बाद जब वो लोग आते हैं और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है, वहाँ करुण रस का इतना सुंदर वर्णन है। और जब राम का और रावण का युद्ध होता है, वहाँ वीर रस का बढ़िया सुंदर वर्णन है। लेकिन इन्होंने कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा किसको मान्यता मिली? भक्ति रस को। कारण क्या था? क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखी थी, और तुलसीदास जी रामचंद्र जी से इतना प्रेम करते थे कि उसे लिखने का उद्देश्य ही उनका भक्ति था। प्रश्न संख्या 230, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी सच में बेटा अपने जीवन में बहुत दुखी रहे थे। प्रश्न संख्या 231, दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बेटा इस पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। पंक्ति एज इट इज याद कर लेना बेटा। प्रश्न संख्या 232, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। कह रहे हैं देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, ये यहाँ होना चाहिए। जमलोक के कहेंगे, यदि मैं देखूं तो जमलोक
मतलब जब लोग तुम्हें भेज सकता हूँ, और हाथ दूसरा भी नहीं लगाऊंगा, मैं एक हाथ से ही ऐसे वार करूंगा कि हम लोग चले जाओगे तुम लोग। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सर्जित है? तो बेटा ये नाभादास जी द्वारा सर्जित है। प्रश्न संख्या 233, देवताओं की लिपि किसे कहा गया है? तो बेटा देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा गया है, क्योंकि कहते थे कि इस लिपि का प्रयोग पहले देवता ही किया करते थे। प्रश्न संख्या 234, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बेटा ब्राह्मी लिपि से हुआ देवनागरी लिपि का विकास। प्रश्न संख्या 235, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। जब जब धर्म बढ़ेगा और अधर्म का मतलब धर्म का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा और हमारे देश में असुरों की संख्या बढ़ जाएगी, तब तब भगवान जी पृथ्वी पर प्रकट होंगे, ऐसा लिखा है। प्रश्न संख्या 236, देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बेटा देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। कहाँ? आगरा में। प्रश्न संख्या 237, देश में एकमात्र किस राज्य की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है? तो बेटा नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। प्रश्न संख्या 238, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो बेटा दोहा कोश के रचयिता है सरहप्पा। प्रश्न संख्या 239, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था द्विवेदी युग का नामकरण। प्रश्न संख्या 240, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो बेटा जयशंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। प्रश्न संख्या 241, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो बेटा प्रेमचंद है नमक का दरोगा कहानी के लेखक। प्रश्न संख्या 242, नयन जो देखा कमल कमल था, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बेटा जायसी है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 243, नर की और नर नील की गति एक करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे हुए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बेटा बिहारी जी हैं। नर की, नर मतलब मनुष्य की, और नल की, नल मतलब जिससे पानी आता है हैंडपंप की, दोनों की गति एक है। जैसे जैसे मनुष्य झुकता चला जाएगा मतलब वो विनम्र होता जा रहा है, उसे ज्ञान मिल रहा है। और जैसे जैसे पानी का जो पाइप होता है जब हम हैंडपंप लगाते हैं, वो जितना नीचे जाएगा पानी उतना मीठा आएगा। प्रश्न संख्या 244, नवनीत शब्द का अर्थ का सही अर्थ क्या है? तो बेटा नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। प्रश्न संख्या 245, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो बेटा अंग्रेजी है। प्रश्न संख्या 246, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बेटा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 247, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक है? तो बेटा रामविलास शर्मा का है। वो कह रहे हैं जो निराला के राम है वो कुछ हद तक आधुनिक युग के पुरुष है, ठीक है। आधुनिक युग में ऐसा पुरुष आपको देखने को मिलेगा नहीं ना जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को तलाक दे दे, जबकि पत्नी बहुत अच्छी है, चरित्रवान है, हर बात के लिए हाँ जी कहने वाली है, घर में लोगों के साथ मिलकर रहने वाली है, आपके ना के रिश्तेदारों का बल्कि अड़ोसी पड़ोसी का भी ध्यान रखने वाली है। ऐसी पत्नी को कोई भी व्यक्ति छोड़ने का साहस नहीं करेगा। अगर कुछ होता भी है, घर वाले कहते भी हैं, तो वो उसके साथ उसे लेके कहीं बाहर जाके रहना पसंद करेगा। तो वैसे ही निराला जी के जो राम है वो कुछ हद तक आधुनिक मानव से मिलते हैं। उस समय के राम ने अपनी परिस्थितियों के चलते, तुलसीदास जी ने उनसे जो भी लिखवाया, जो भी लिखा अपने विवेक से या अपनी परिस्थितियों के चलते हुए, उन्होंने अपने प्रजा के हित के कारण या लोग अपने राज्य की इज्जत बचाने के लिए, लोक लाज के कारण अपनी पत्नी को, हालांकि वो बहुत प्रेम करते थे सीता से, उसके बाद भी उन्होंने उसे उन्होंने प्रेग्नेंट सीता को कहाँ भेजा था? वन में भेज दिया था। तो ये बात, इस बात के लिए तो रामचंद्र जी को हमेशा ही, मतलब वो अब है नहीं, हम सबके बीच, कहते हैं भगवान है, देख रहे हैं, तो इस बात के लिए उन्हें हमेशा आलोचना ही सुननी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 248, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो बेटा क्रांतिकारी कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 249, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो बेटा कबीरदास जी है। प्रश्न संख्या 250, पंचवटी कौन सा समास है? तो बेटा द्विगु समास है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, और यहाँ पे क्या है? पंचवटी, मतलब 5 वाटिकाओं का समूह, पंचवटी, तो द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 251, अब ये क्या करें? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 252, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बेटा तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 253, पल्लव के रचयिता कौन है? तो बेटा पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 254, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो बेटा ये देवसेना के। क्या कह रही है? कह रही है कि पवित्रता की माप है मलिनता,
ठीक है। आप मलिनता से ही तो पवित्रता को माप पाओगे। जब व्यक्ति गंदी जगह रह रहा है उसके बाद भी वो स्वच्छ है, जैसे कमल है, कहाँ है, कीचड़ में है, मलिन जगह खड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप में तटस्थ, बिल्कुल एक आप उसके ऊपर एक भी निशान नहीं दिखा सकते कीचड़ का। तो पवित्रता की माप उसने कैसे बताई? मलिनता को। सुख का आलोचक है दुख, सुख का आलोचक कौन है? दुख है। सुख दुख का उल्टा ही तो है। पाप की कसौटी क्या है? पुण्य की कसौटी क्या है? पाप। ठीक है बेटा। और जब आपको रिश्वत लेने का मौका मिल रहा हो और आप वहां रिश्वत ना लो, तब आप सच में कैसे व्यक्ति हैं? पुण्य करने वाले, धर्मी व्यक्ति हैं। यदि आपको रिश्वत लेने का मौका मिला और आपने रिश्वत ले ली, तो बेटा फिर आप धर्मी व्यक्ति नहीं है, फिर आप अधर्मी हैं। आप तो तब तक आप धर्म के दायरे में काम कर रहे थे जब तक आपको मौका नहीं मिला था। इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य की कसौटी क्या है? पाप। कि आपको करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी आप अपने सुख के लिए कर नहीं रहे हैं। देवसेना जी ने कहा था ये स्कंदगुप्त नाटक में। प्रश्न संख्या 255, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो बेटा अशोक वर्धन। प्रश्न संख्या 256, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 257, बंगारू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बेटा खड़ी बोली से निकट संबंध है। प्रश्न संख्या 258, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी रीति काल के, रीति काल की रीति सिद्ध शाखा के कवि थे। प्रश्न संख्या 259, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बेटा बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 260, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मर्दानी मतलब वो मर्दानी नहीं थी, मर्दों की तरह लड़ती थी, इसलिए उसे मर्दानी कहा गया था। प्रश्न संख्या 261, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो बेटा बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन थे? मतीराम जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 262, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरति मिश्र। कौन है बेटा? सुरति मिश्र बैताल पच्चीसी के रचनाकार। प्रश्न संख्या 263, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? देखिए, मान लो आपको किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, और आप भूल गए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे हम अचार बना के रख देते हैं ना, जब तक वो कच्चा होता है, फिर वो रखे रखे क्या हो जाता है? यदि हम रखे रखते हैं तो वो अचार गल भी जाता है, और अगर हम मुरब्बा बनाए तो मुरब्बा भी अच्छे से बन जाता है। ऐसे ही यदि हमने किसी से हमने लड़ाई कर ली और उस बात को अंदर ही अंदर हम रखे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फिर हमें उससे बैर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें उस पर एक पल के लिए क्रोध आया और क्रोध करने के बाद हम शांत हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम शांत नहीं हुए, लगातार उसके बारे में उल्टा सोचे जा रहे, जब भी आपको उसको नुकसान करने का मौका मिलेगा आप चुकेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? फिर आप बैर कर लेंगे उससे। ठीक है। प्रश्न संख्या 264, भक्तमाला भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? तो बेटा इसके रचयिता है नाभादास। प्रश्न संख्या 265, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो बेटा कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। प्रश्न संख्या 266, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो बेटा संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। प्रश्न संख्या 267, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो बेटा महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 268, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? तो बेटा मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्रीय कवि है। इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 269, भारत भारती रचना के कवि कौन है? तो बेटा मैथिली शरण गुप्त भारत भारती रचना के कवि। प्रश्न संख्या 270, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? बेटा अशोक जी ने कराया था भारत में शिलालेखों का प्रचलन। प्रश्न संख्या 271, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के के। ये बेटा कामिल बुल्के भारत के नहीं थे, ये विदेशी ही थे। और मैं बताऊं, ये आप ऐसा मन में मत सोचना कि भारत में संस्कृत माँ है, ठीक है, हिंदी बहुरानी ये भी ठीक है, अंग्रेजी किसी भी भाषा को आप नौकरानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा आपके विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, और जिस माध्यम से आप अपने भावों को दूसरे को बता पा रहे हैं, जिस माध्यम से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, वो कभी नौकरानी हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए, इसलिए बेटा सभी भाषाओं के प्रति अपने मन में इज्जत का भाव रखें। ठीक है। प्रश्न संख्या 272, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो बेटा इंडो आर्यन। ठीक है, सबसे ज्यादा बोला जाता है।
प्रश्न संख्या 273, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो बेटा चीनी तिब्बती भारत में सबसे कम बोला जाता है। प्रश्न संख्या 274, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? बेटा हिंदी देवनागरी लिपि में जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 275, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वह है मिलिंद पन्नाहो। ठीक है बेटा, मिलिंद पन्नाहो क्या है? भारतीय इतिहास का ऐसा स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है। प्रश्न संख्या 276, भारतीय भाषाओं को किन प्रमुख भाषाओं में बांटा गया है? तो बेटा किन प्रमुख भाषाओं में बांटा गया है? तो बेटा 4 प्रमुख भाषाओं में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 277, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। हाँ ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 277, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो बेटा मराठी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 278, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो बेटा भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। जो राज्य के कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 279, भारतेंदुकृत भारत दूरदर्शन किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो बेटा नाटक साहित्य है। भारत दूरदर्शन क्या है? नाटक है। 280, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो जी ने ही किया था बेटा। प्रश्न संख्या 281, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला। प्रश्न संख्या 282, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं पर जो शिलाओं पर चित्र बने हुए उसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्रश्न संख्या 283, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण का लक्षण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 284, भूषण किस रस के कवि है? तो भूषण वीर रस के कवि है। प्रश्न संख्या 285, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो बेटा मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। प्रश्न संख्या 286, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा में अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा। किसका बेटा? कृष्ण भक्ति शाखा का। ये कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा में अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम को ही बनाया था बेटा अपनी भक्ति का मुख्य आधार। ठीक है। प्रश्न संख्या 287, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बेटा प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है प्रेमचंद जी। प्रश्न संख्या 288, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसके चरणों के नाम क्या है? पिंगल भाषा। ये कह रहे हैं कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसके चरणों के नाम क्या है? तो बेटा इसके चरणों के नाम है, एक है ना डिंगल पिंगल, तो पिंगल भाषा है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 289, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो बेटा खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 290, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो बेटा प्राचीन काल में जो मानव ने किसका प्रयोग किया था? चावल का। प्रश्न संख्या 291, प्राचीन का विलोम क्या है? तो बेटा प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्रश्न संख्या 292, प्रभु जी तुम चंदनम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास। प्रश्न संख्या 293, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो बेटा नरेंद्र शर्मा है। प्रभात फेरी के रचनाकार कौन? नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 294, प्रथम सूफी प्रेम पाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है बेटा। प्रथम सूफी प्रेम पाख्यान काव्य के रचयिता। प्रश्न संख्या 295, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है बेटा। प्रश्न संख्या 296, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो बेटा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 297, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? बेटा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 298, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो बेटा लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक है। प्रश्न संख्या 299, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। और प्रश्न संख्या 300, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। आपके पूरे 300 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे भी हम आपको क्लास ऐसे ही देते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।